हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक के चैप्टर 2 की, यानी कि कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नीति आयोग, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, पीसी महालनोबिस, डेवलपमेंट प्लान्स इन इंडिया, common goals of 5 year plans, evaluation of Indian planning, criticism of economic planning in India. So without wasting any time, let's start. ओके, सो अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग की, कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि वो तरीका, वो मेथड जिसकी वजह से आप रिसोर्सेज को अलग अलग यूजेस में एलोकेट करते हो, उनको अलग अलग यूजेस के लिए यूज करते हो ज़रूरत के हिसाब से, तो उसे हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, और इस स्कीम को, ठीक है, कौन सी स्कीम को, कि रिसोर्सेज को, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से यूज करना, इस स्कीम को हम क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक प्लान्स। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये हमारे प्लानिंग कमीशन करते थे। ठीक है, तो अब ये जो प्लानिंग कमीशन है उसे अब हम नीति आयोग कहते हैं। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो कुछ हाइलाइट्स जो हैं, जब हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, वो है कि पहली बात यह है कि इट एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015, कि 1 जनवरी 2015 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसे हम बेसिकली थिंक टैंक भी कहते हैं, और ये ट्रूली एडवाइजरी बॉडी है, मीन्स एडवाइस देना कि क्या सही रहेगा, किस तरह से हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं, इस तरह की एडवाइस देना, ये इसका मेन मकसद है। ठीक है, इस आयोग में चेयरपर्सन के तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बेसिकली आते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो ज़रूरी क्यों है। ओके, सो पहली हमारी इम्पोर्टेंस है लिमिटेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। अब आपको पता है मार्केट मैकेनिज्म होता क्या है। मार्केट मैकेनिज्म एक ऐसा मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है जिसमें मेन मकसद होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ठीक है, अपने खुद के फायदे के लिए सोचना। ठीक है, सोशल बेनिफिट्स से कोई मतलब नहीं रखना। ठीक है, आपकी रिसोर्सेज, आप किस तरह से कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, उसका आपके इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और आपके जो रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, जो कम हैं, जैसे कि मिनरल्स, लैंड, वाटर, ठीक है, इनके बारे में कोई गाइडेंस ना देना। इस तरह की जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है वो हमारी मार्केट मैकेनिज्म कहलाती है। ठीक है, और अब क्योंकि हमारी इंडिया की इकोनॉमिक में मार्केट मैकेनिज्म है, मार्केट मैकेनिज्म की वजह से ही हमारे इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो अब हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, के सोशल जस्टिस को एस्टेब्लिश करना। मीन्स, जैसे कि पहले के टाइम में ये माना जाता था कि अगर जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है, तो जितने भी सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं वो अपने आप ही बेनिफिट उन्हें मिलेगा। ठीक है, यानी कि क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या होता है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज में टोटल वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू ऐड करना। ठीक है, कि इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर जीडीपी ग्रो करती थी तो ऑटोमेटिकली सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो ऑटोमेटिकली ग्रो करते थे। ठीक है, लेकिन इस मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में क्या है कि जीडीपी की ग्रोथ की वजह से सिर्फ क्या होगा, इकोनॉमिक पावर जो है वो सिर्फ कुछ अमीर लोगों के हाथ में आएगी। ठीक है, तो इससे क्या है, सोशल जस्टिस कहाँ बनेगा, कि कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ अमीर हो जाएंगे और कुछ गरीब, तो सोशल जस्टिस कैसे एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो अब क्योंकि सोशल जस्टिस है नहीं, इसलिए सोशल जस्टिस को एस्टेब्लिश करने के लिए भी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में की गई है। थर्ड हमारी इंपॉर्टेंस है यूज ऑफ रिसोर्सेज इन नेशनल इंटरेस्ट, के नेशनल इंटरेस्ट पे अपने रिसोर्सेज को यूज करना। अब आपको पता है कि कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन्हें हमें ज़रूरी और मतलब इम्पोर्टेंट या एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं उनको हम नेशनल इंटरेस्ट में ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू। ठीक है, ये भी एक मेन इंपॉर्टेंस है कि क्यों हम इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या होगा, हम जो हैं इकोनॉमिक और ह्यूमन रिसोर्सेज को आसानी से यूटिलाइज कर पाएंगे।
नाउ अब हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंस है क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी फैसिलिटीज और सर्विसेज होती हैं जिसकी वजह से एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो बना रहता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इसमें, इरिगेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ, फैमिली वेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें हमारी कंट्री की मतलब हमारी कंट्री जो है वो जल्दी इकोनॉमिकली ग्रो करे, इकोनॉमिकली डेवलप हो, इसके लिए हमें क्या ज़रूरी कि हम जो है एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्लान करें। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्लान होगा? थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग। नाउ अब हमारी फिफ्थ इंपॉर्टेंस है रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज की। ठीक है, कि रीजनल डिस्पैरिटीज में रिडक्शन करने के लिए भी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग जरूरी है। रीजनल डिस्पैरिटीज मींस, जैसे कि आपको पता है कि रिसोर्सेज जो है हर रीजन्स में जाएं, ठीक है, इसलिए प्लानिंग की जाती है। अब आपको पता है कि जैसे कुछ स्टेट्स है जैसे कि वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, इसमें क्या है, इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया जो है ज़्यादा एडवांस है एज कम्पेयर टू बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो भी हैं हमारे, इनके कंपैरिजन में ये जो है ज़्यादा एडवांस है। तो इससे क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज बन रही है। ठीक है, कैसे कि वेस्ट बंगाल जो है वो थोड़ा इंडस्ट्री और इनके मामले में एडवांस है, लेकिन बिहार, उड़ीसा, ये सारे जो स्टेट्स हैं वो हमारे पिछड़े स्टेट्स में आते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रसन्नता चंद्र महालानोबिस। ठीक है, इनको हम पीसी महालानोबिस भी कहते हैं। ठीक है, इनका बर्थ 1893 में हुआ था और 1972 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इन्हें जो है इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इंडिया के जो प्लान्स बने थे उसमें जो सेकंड प्लान था वो इन्हीं के आइडियाज़ के ऊपर ही बेस्ड था। और सेकेंडली, इन्हें इंडियन स्टैटिस्टिक्स का फादर भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने जो है कलकत्ता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी ISI एस्टेब्लिश किया था और अपनी एक जनरल वहीं से स्टार्ट की थी, एक जर्नल अपनी स्टार्ट की थी संख्या नाम की। ठीक है, इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट प्लान्स इन इंडिया। ठीक है, कि इंडिया में डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, इंडिया में पहला सिस्टमेटिक अटेम्प्ट के कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग होगी, क्या है क्या नहीं, किस तरह से प्रोसीजर वाइज, ये सारी चीज़ें जो है पहला अटेम्प्ट जो है वो 1934 में किया गया था, जब M विश्वेश्वरैया ने अपनी बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया को पब्लिश किया था। ठीक है, उसके बाद 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बिठाई जिसमें उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एज अ चेयरमैन रखा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्लानिंग कमीशन होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर को ही चेयरमैन के तौर पे ही इनवाइट किया जाता है। तो उसी तरह से जब उन्होंने ये कमेटी सेटअप करी थी तो उसमें जवाहरलाल नेहरू को एज अ चेयरमैन उन्होंने अपॉइंट किया था। ठीक है, तो उस नेशनल प्लानिंग कमीशन में जो कमेटी बिठाई गई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू जी के आगे 3 प्लान्स रखे गए थे। ठीक है, एक के बाद एक। 1943 में 8 लीडिंग बिजनेसमैन जो हमारी कंट्री के थे उन्होंने बॉम्बे प्लान प्रिपेयर किया जिसका एम था कि अपनी कंट्री की पर कैपिटा इनकम को अगले 15 साल में जो है डबल करना। फिर श्री M N रॉय ने उसको 10 साल कर दिया कि 15 साल में नहीं, 10 साल में अपनी पर कैपिटा इनकम को डबल करेंगे। ठीक है, और उसको उन्होंने नाम दिया पीपल्स प्लान। ठीक है, बॉम्बे प्लान की जो ड्यूरेशन थी वो थी 15 साल और पीपल्स प्लान की जो ड्यूरेशन थी वो थी 10 साल। ठीक है, लेकिन ये जितने भी प्लान्स उन लोगों ने बनाए थे ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं किए गए क्योंकि ब्रिटिश रूलर जो थे उनके इनडिफरेंट एटीट्यूड्स थे एक दूसरे के प्रति कि वो एक ही मतलब स्कीम को या एक ही प्लान को वो कैसे इतने टाइम तक चलने दे सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1944 में जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट सेटअप किया। ठीक है, और उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए ताकि वो जो है वॉर के बाद नॉर्मेलसी रिस्टोर कर सके। नॉर्मेलसी मीन्स कि वॉर से पहले हमारी कंट्री जो जैसी थी वैसे ही हम उसको वापस से कर सकें। ठीक है, और हमारी इकोनॉमी जो है वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो सके और डेवलप हो सके।
but the real beginning of planning in India was made in March 1950 when the Planning Commission of India was set up. ठीक है, लेकिन इंडिया में प्लानिंग जो है वो 1950 से शुरू हुई थी, मार्च 1950 से, जब प्लानिंग का इंडिया की जो प्लानिंग कमीशन थी वो सेटअप हुई थी। और इस प्लानिंग कमीशन के सेटअप होने का मेन मकसद था कि कंट्री के जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको यूज़ कर सके और उनसे रिलेटेड एक प्लान बना सके कि कैसे उन रिसोर्सेज को हम जो है इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके आगे कुछ मैंने प्लान्स इन इंडिया दे रखे हैं। तो हमारी इंडिया में 12 प्लान्स बने थे। ठीक है, पहला प्लान बना था 1951 से 56 तक, सेकंड बना था 1956 से 61, इसी तरह से ये सारे जो है, आखिरी प्लान हमारा बना था 2017 तक। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में और पढ़ लेते हैं। हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था वो 1 अप्रैल 1951 में लॉन्च हुआ। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो 31 मार्च 1961 तक चला। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो 31 मार्च 1966 में कंप्लीट हो गया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली थर्ड प्लान पीरियड के अंडर ही हमारी इकोनॉमी थी, उसमें चाइना के साथ हमारी इंडिया की लड़ाई हो गई 1962 में, और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो कंट्री को ज़्यादा फोर्स किया गया कि आप जो है जितना भी अपना एक्सपेंडिचर किया है, जो भी डिफेंस नीड्स हैं उनमें आप अर्ज कर दीजिए। ठीक है, अभी प्लानिंग तो बाद में भी होती रहेगी, लेकिन आपकी जो अभी नीड्स हैं लोगों को, आप उनमें अभी खर्चा थोड़ा कर दीजिए। उसके बाद ये जो 1965 का जो वॉर था, यानी पाकिस्तान के साथ जो हमारा वॉर था, वो हमने जीत लिया था। ठीक है, अब हमारी 3 ईयर प्लान जो है, जो 1 अप्रैल 1966 से चले थे और 31 मार्च 1969 को एंड हुए थे, और इसको हम प्लान हॉलीडे पीरियड भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 को। ठीक है, और इसी पीरियड में हमारे 3 एनुअल प्लान थे। 5 ईयर प्लान जो था वो 1 अप्रैल 1969 से शुरू हुआ और 31 मार्च 1974 तक चला। ठीक है, फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा 1 अप्रैल 1974 से स्टार्ट हुआ, जो 31 मार्च 1979 तक चला। ठीक है, तो यही है, बस आप थोड़ा सा और डिटेल में से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट है हमारा कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स के। 5 ईयर प्लान्स के कुछ कॉमन गोल्स क्या क्या है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये डिटेल में जान लो कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को हम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स कहते हैं और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को हम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, बस ये इसमें छोटा सा डिफरेंस है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स कहलाता है और ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ओके, सो अब हम बात करते हैं कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स के। 5 ईयर प्लान्स के कॉमन गोल्स क्या आते हैं? तो पहला गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपको पता है सबसे इंडिया की प्लानिंग का सबसे फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ग्रोथ से मतलब है कि इकोनॉमी के आउटपुट के लेवल में इंक्रीज होना। ठीक है, तभी हमारी जीडीपी बढ़ती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ 5 ईयर प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल था। सेकंड है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सारे ही लोग काम करते हैं और काम करना चाहते हैं। ठीक है, मार्केट वेज रेट पे। ठीक है, ताकि, और इससे क्या है कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। थर्ड है हमारा गोल सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में क्या है कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी हमारे मतलब ग्रोथ के बेनिफिट्स होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो पुअर है वो उन सारी फैसिलिटी को एंजॉय करे जो रिच पीपल एंजॉय करते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीरों के पास ही वो सारी चीज़ें हों, सारी बेसिक नीड्स हो। ठीक है, और गरीबों के पास ना हो। तो इस तरह से सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव है। फोर्थ है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करना। ठीक है, और जो भी सोशल आउटलुक में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको भी यूज करना। ठीक है, और लास्ट हमारा गोल है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि डोमेस्टिक रिसोर्सेज का के थ्रू हम जो है, हमारी कंट्री जो है वो डेवलप हो, हमें किसी भी फॉरेन कंट्रीज से हेल्प मांगने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, हम सेल्फ रिलायंट हों। ठीक है, अपने खुद पे आत्मनिर्भर हों। अब हम बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ इंडियन प्लानिंग की। इंडियन प्लानिंग को थोड़ा और इवेल्युएटली हम पढ़ते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इंक्रीज इन नेशनल इनकम जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का बेस्ट इंडिकेटर है। मतलब ये बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कितनी बढ़ रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है,
मतलब आपको पता है जैसे कि ब्रिटिश रूल में क्या था कि हमारी इकोनॉमी जो थी वो स्टैग्नेंट थी, मींस पिछड़ी हुई थी, ठीक है। तो जो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इनकम था उस टाइम पे वो 0.5% था, ठीक है। लेकिन जब से हमारी प्लानिंग की शुरुआत हुई तो नेशनल इनकम बढ़ी, ठीक है। नेशनल इनकम जो है वो 4% पर एनम बढ़ गई, ठीक है। इस तरह से ग्रोथ करते करते हमारी जो नेशनल इनकम है अब धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि बढ़ ही रही है, ठीक है, कम नहीं हो रही। तो ये हमारा इंडियन प्लानिंग का मेन मोटिव है। फिर है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना, एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बनाना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके, ठीक है। अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे जॉब क्रिएट होगी, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और इस प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट ने 70 लाख पीपल को फर्स्ट प्लान के थ्रू एम्प्लॉयमेंट दिया था। उसके बाद सेकंड प्लान के थ्रू 100 लाख लोगों को, थर्ड प्लान के थ्रू 1,45,000 लोगों को। इस तरह से सरकार ने इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, ठीक है। थर्ड हमारी वैल्यूएशन है इक्विटी, ठीक है। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस हैज बीन द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग, ठीक है। कि अगर हमारी कंट्री जो है सोशल जस्टिस के साथ ग्रो करे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि सोशली जस्टिस मीन्स कि कोई भी गरीब जो है वो ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर ही अमीर बनते जाए, गरीब और गरीब गरीब बनते जाए, ऐसा ना हो। गरीब और अमीर दोनों ही एक साथ चल सकें, इस तरह की हमारी सोशल जस्टिस होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन का है मेन मोटिव कि हम जो है नई नई टेक्नोलॉजीज हमारी कंट्री में जो डेवलप हो रही है उनको यूज़ करें। सेल्फ रिलायंस यानी कि सेल्फ रिलायंट बने, किसी भी फॉरेन कंट्री पे हमें डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। अब है क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है इंडिया में उसको क्यों क्रिटिसाइज किया गया। पहली बात तो ये थी कि वो हाईली सेंट्रलाइज थी, मींस दो वी वेंट फॉर डेमोक्रेटिक प्लानिंग इन इंडिया द गवर्नमेंट प्रमोटेड द कॉज ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग बाय गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू द लोकल बॉडीज, ठीक है। कि इन्होंने क्या किया, अगर डेमोक्रेटिक प्लानिंग को देखी जाए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को कर दिया, ताकि जिससे क्या हुआ लोकल बॉडीज के हाथों में पावर चली गई, ठीक है। तो इस तरह से ये हाईली सेंट्रलाइज्ड हो गया। सेकंड है एग्रीकल्चर ओवरलुक्ड वाइज एवर्स इंडस्ट्री, ठीक है। एग्रीकल्चर ओवरलुक हो गया, मींस अब एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब इंडस्ट्रीज के पीछे भाग रहे हैं। थर्ड है नॉन एक्सक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स होता है और ये इंश्योर की जाती है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिले, ठीक है। अब इसमें बात की गई है कि जो हमारी नॉन एक्सक्लूसिव ग्रोथ होगी, ठीक है, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लेकिन नॉन एक्सक्लूसिव ग्रोथ थी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी के हाथ नहीं लग रही थी, हर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। और लास्ट क्रिटिसिज्म है पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। इंडियन प्लानिंग जो है वो इसलिए ब्लेम की गई थी क्योंकि अब मैंने आपको बताया जैसे कि रीजनल डिस्पैरिटीज हुई थी, तो पॉलिटिकली भी इसको जो है ब्लेम किया गया था कि भाई आप रीजनली बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। कुछ इलाके जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, बहुत ही डेवलप्ड हैं, लेकिन कुछ रीजनल कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो एडवांस और डेवलप नहीं है, तो उसके लिए भी इन सारी चीज इकोनॉमिक प्लानिंग को क्रिटिसाइज किया गया था। So guys, here we have end our chapter 2 of Indian economic development. So if you like this video, please hit the like button, share it with your friends and do subscribe my channel. Thank you.